हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिश्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बाबर का जो मुगल डायनेस्टी में जो बाबर थे, यानी मुगल भारत के जो भारत में मुगल डायनेस्टी पूरी चली थी, उसके प्रथम संस्थापक थे बाबर। उनका काल था 1526 से 1530 ईस्वी में। यहीं से स्टार्टिंग होती है मुगल की। तो जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। मैं ऐसी ही सारी वीडियो हिस्ट्री की नई नई टॉपिक पर मैं डिस्कस करती रहूँगी और पूरी नोट्स आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। और लास्ट में ये ज़रूर बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी चैट सेक्शन में, और लाइक भी कर दीजिएगा ताकि मेरे और वीडियो बनाने के भी हौसला अफजाई हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बाबर की 1526 ईस्वी से 30 ईस्वी तक था। उसके बाद इसका पुत्र आता है हुमायूं। तो इससे पहले कि मैंने पूरी वीडियो डाल दी है, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री करके मतलब पूरी सीरियल वाइज सब कुछ मैंने डाल दिया है। और मुगल डायनेस्टी की मैं अलग से प्लेलिस्ट बना रही हूँ, तो उसमें भी पूरा मुगल मुगल एम्पायर का जितना पूरा मुगल जितनी भी थी सब सब आप लोगों को मिलती जाएगी। तो देखिए, मेरी सेकेंड टॉपिक ये है, तो मैं मुगल की पूरी पीरियड मैंने फर्स्ट टॉपिक में डिस्कस कर दिया था। अब यहाँ से मैं अलग अलग टॉपिक को उठाऊंगी। तो सबसे पहले संस्थापक के बारे में बता देते हैं। तो मुगल में जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, तो संस्थापक कौन था? बाबर था, और ये आया था परगना से आया था। तो देखिए, मैं यहाँ पर दो चीज़ों को डिस्कस करूंगी, बाबर का जो व्यक्तित्व था और वो संस्थापक था, संस्थापक के रूप में। तो देखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बता दी ताकि आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए, बाबर के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो बाबर का देखिए व्यक्तित्व कैसा था। तो बचपन की विपत्तियों और साहसी जीवन से बाबर का शरीर सुदृढ़ हो गया था, और धैर्य, सहन शक्ति, उत्साह और स्वावलंबन के गुण आ गए थे। वह कड़े से कड़े जाड़े में घोड़े पर सवार होकर दूर दूर तक जंगली सवार का शिकार किया करता था। उसके शरीर में इतना बल था कि दोनों बगल में एक एक आदमियों को दबाकर बिना किसी असुविधा मतलब किसी सुविधा के भी निर्भय होकर किले की दीवारों पर दौड़ सकता था। यानी वो इतना ताकतवर था। उसके व्यक्तित्व के बारे में बात की जाती है, तो वो इतना ताकतवर था, और एकदम ठंड, ज़्यादा जितनी भी ठंड रहती थी वो ठंड में भी जंगलों में मतलब जानवरों का शिकार करता रहता था। तो उसकी व्यक्तित्व की बात यही होती है। तो वो किले पर मतलब दोनों बगल में दोनों आदमियों को दबाकर वो किले पर मतलब दीवारों पर दौड़ सकता था बिना किसी सहारे के। तो बड़े से बड़े विपत्तियां संकट में भी वह घबराता नहीं था। इसी बात से यहाँ पे मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने सिर्फ ऐसा व्यक्तित्व का बता दिए ताकि आप लोगों को पूरा कायदे से क्लियर समझ में आ जाए। तो देखिए, घबराता नहीं था और विश्वास युक्त नहीं होता था। और उसके बाद वो हताश तो होना जानता ही नहीं था। मतलब उसके अंदर मतलब एक तो उसके ये था कि उसकी इतनी विपत्ति मतलब इतनी परेशानी आ गई थी कि वो मतलब इतना स्ट्रगल कर लिया था अपनी लाइफ में। तो इस वजह से वो और शक्तिशाली हो गया था अंदर से। तो इसका सबसे बड़ा व्यक्तित्व तो यही कहलाता है। तो मैंने बाबर के व्यक्तित्व के बारे में बता दिया। तो अब देखिए उसका चरित्र कैसा था, तो वहाँ चरित्र के बारे में भी बता देती हूँ। तो देखिए, बाबर के चरित्र का जो मूल्यांकन किया था, तो उसमें सबसे पहले क्या था, बाबर का उदारवादी स्वभाव था, यानी वो उदारवादी का था। तो बाबर का स्वभाव बड़ा उदार, दयालु और स्नेहमय था, और वह अपने परियोजन तथा मित्रों के प्रति अपनी उदारता के लिए प्रसिद्ध था। और वह अपने शत्रुओं के प्रति भी उदारता तथा दया का व्यवहार करता था। यानी ऐसा नहीं था कि उसके दुश्मन भी रहते थे और उसके भी प्रति मतलब वो नॉर्मल बिहेव करता था। ऐसा नहीं रहता था कि मतलब वो अगर उसके अगेंस्ट है तो उसको वो भी उन्हीं की तरह रहता था, ये भी ऐसा नहीं था। तो देखिए, बाबर के मुसलमानों के रूप में मतलब बाबर अब मुसलमान के लिए कैसे रहता था। तो धार्मिक विचार की दृष्टि से बाबर एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, और वह शिया लोगों को काफ़ी समझता था। उससे ईश्वर में विश्वास था, और अपनी सब सफलताओं को वहाँ उसी का कृपा का कारण मानता है। यानी जितने भी उसके मतलब, एक तो देखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे, जितना मतलब जितने भी युद्ध लड़े, जो भी कुछ हुआ था, वो मतलब क्या समझता था कि वो मतलब ईश्वर की देन है, उन्हीं के सहारे की वजह से मैं ये सारी सफलता प्राप्त कर लिया हूँ, इसलिए ये मानता था। तो देखिए, बाबर का प्राकृतिक प्रेम, यानी उसका प्राकृतिक प्रेम क्या थे। तो देखिए, तो बाबर प्राकृतिक दृश्यों का बड़ा प्रेमी था। झरने, सोते, झील, फूल, फल, पौधे आदि सभी उसके मतलब जन्मभूमि चारागाहों के लिए उसके लिए बड़ा आकर्षण था। तो देखिए, यहाँ पे उसकी मतलब ये रहती कि बाबर का देखिए चरित्र के बारे में अगर पूछ लिया, चरित्र में भी देखिए उसका क्या नाम है, बाबर उदारवादी स्वभाव का था। बाबर मुसलमान के रूप में कैसा बिहेव उसका था। तो देखिए, बाबर की प्राकृतिक प्रेम की जो नेचुरली जो रहता था वो क्या था। तो देखिए, सब स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ पर ये बाबर बाबर कवि और साहित्यकार के रूप में, मतलब अब बाबर कवि और साहित्यकार के रूप में कैसा वो सोचता था। तो वह एक सच्चा कवि था। उसने तुर्की भाषा में एक दीवान भी लिखी थी। उसकी कविताएं उच्च भावों से परिपूर्ण होती थी। तो देखिए, वो एक कवि भी था और साहित्यकार भी था, और उसने क्या लिखी थी, तो दीवान भी लिखी थी। सेनापति के रूप में देखिए अब क्या कहा जाता है, तो सेनापति के रूप में बाबर एक कुशल सैनिक तथा योग्य सेनापति था। वो अच्छा घुड़सवार, कमाल का वो निषेधाबाद और कुशल तलवार चालक तथा उच्च कोटि का शिकार था। युद्ध में वह अनुशासन प्रिय तथा कठोर व्यवहार करने वाला व्यक्तित्व था, यानी व्यक्ति था। यानी इतना रूल को फॉलो करता था, इस वजह से ये पूरी तरह से ये सक्सेस भी रहता था। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो इसकी मतलब फर्स्ट टॉपिक मैंने इसकी बता दी कि उसका व्यक्तित्व कैसा था। अब देखिए सेकेंड टॉपिक इसमें क्या है, तो ये है बाबर के मुगल साम्राज्य में संस्थापक के रूप में, मतलब संस्थापक कैसे था। तो देखिए ये स्टार्ट होता है। तो बाबर के काबुल वापस लौटते ही दौलत खां ने आलम खां को परास्त करके संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया था। देखिए क्या कह रहा है, बाबर के काबुल वापस लौटते, यानी वो मतलब आया था तो काबुल वापस जा रहा था। तो दौलत खां ने आलम खां को परास्त करके संपूर्ण पंजाब को मतलब अधिकार कर लिया। तो कौन कर लिया था, तो दौलत खां आलम खां को पराजित कर दिया। तो उसके बाद वो पंजाब पर अधिकार कर लिया था। आलम खां बाबर की सहायता प्राप्ति के लिए काबुल पहुंचा। बाबर ने एक विशाल सेना के साथ पंजाब की ओर प्रस्थान किया, यानी वहां पर वो गया और लाहौर पर अधिकार कर लिया। मतलब वहां पे भी उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। देखिए वहां पर लाहौर पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद देखिए वहां पे अब बात आती है वो पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो ये जब लाहौर पर अधिकार करने के बाद उसका मतलब ध्यान आता है अब दिल्ली पर। पानीपत का प्रथम युद्ध जब होता है तो मतलब सोचेगा कि अब यहीं पे इब्राहिम लोधी की पराजय हो जाती है, यानी लोधी वंश समाप्त हो जाते हैं। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में ये पानीपत के युद्ध के साथ। तो देखिए यहाँ पे मैं पूरा डिटेल पूरा बता दूंगी कैसे कैसे युद्ध हुआ था, किस सन में हुआ था। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। और ये इंटर वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इंटर में ये ज़्यादातर क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो देखिए पानीपत के प्रथम युद्ध में तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर के साथ एक सुसंगठित एवं विशाल सेना थी। उसकी सेना में 12,000 अश्वारोही और 8,000 अन्य प्रकार के सैनिक और बारूदी गोले उगलने वाली 700 तोपें थीं। तो देखिए तोपे से यहाँ क्या पता चल जाता है कि पहली बार भारत में, ये भी क्वेश्चन पुटअप करता है कि पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग किस सन में किया गया था, तो और किस युद्ध में किया गया था। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में मुगल संस्थापक बाबर ने किया था प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग। तो इस तरह से भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को लंबा लिखना रहेगा तो देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरी तरह से बता दिया कि मतलब मुगल काल का संस्थापक कौन था, ये भी इसमें पता चल गया क्वेश्चन में। किस सन में हुआ था, कब आया था, मुगल डायनेस्टी स्टार्ट कैसी हुई थी, सारे एक क्वेश्चन में आपको पूरा आंसर इसमें पता भी चल जाता है। तो इससे क्या होता है कि 1526 ईस्वी में प्रथम बार तोपखाने का युद्ध हुआ था। तो देखिए ये कौन किया था, बारूद गोले उगलने वाले 700 तोपें थी, और वह अपनी सेना सहित काबुल से लाहौर तक बिना किसी बाधा से पहुंच गए, यानी कोई भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। वो काबुल से लाहौर पहुंच गया था और पंजाब का शासक दौलत खां लोधी उससे रोकने के असफल रहा। बाबर ने दौलत खां लोधी को बंदी बना लिया। कौन बना लिया था, बाबर ने दौलत खां लोधी को बंदी बना लिया था। कुछ दिन पश्चात बंदी अवस्था में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, यानी दौलत खां की मृत्यु हो गई थी। जब उसको बंदी बनाया गया था तो बंदी में उसकी मृत्यु हो गई थी, ना कि वो रिहा नहीं हो पाया था। तो दूसरी ओर आलम खां लोधी ने स्वयं ही बाबर की समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, यानी जब वो दौलत खां की मृत्यु हो जाती है तो ये जो दूसरा था आलम खां लोधी, वो खुद ही आके मतलब खुद ही बाबर के पास आ जाता है, उस आत्मसमर्पण कर देता है। तो इस प्रकार बाबर पंजाब पर अपनी विजय का फतह फहरा लिया, दिल्ली की ओर अग्रसर हो गया, यानी पूरी तरह से अब पूरी फतह उसको मिल जाती है और ये दिल्ली की तरफ जा चुका रहता है। तो बाबर की आगमन की सूचना पाकर दिल्ली के सुल्तान, देखिए अब ये यहाँ सारे प्रोसेस हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर पानीपत के प्रथम युद्ध की बात स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए
बाबर के आगमन की सूचना पाकर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी एक विशाल सेना सहित उसका सामना करने के लिए चल पड़ा। इब्राहिम लोदी वही है जो अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी, लोदी वंश का। तो वो क्या करता है, उसका सामना करने के लिए चल पड़ता है अपनी सेना के साथ। तो बाबर अपनी आत्मकथा तुर्की बाबरी से में लिखता है, यानी इससे क्या पता चला, देखिए तुर्की भाषा में ये लिखी थी। कौन लिखा था? आत्मकथा है ये, तो कौन लिखेगा? बाबर लिखा था। और तुर्की भाषा में लिखा था, तो इससे यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि तुर्की बाबरी कौन लिखा था, तो बाबर ने लिखा था तुर्की भाषा में। तो उसने इब्राहिम ये लिखा था कि इब्राहिम लोदी की सेना 1,00,000 सैनिक, जो सेना में थे 1,00,000 सैनिक थे, और इसकी सैनिकों में देखिए 12,000 तो अश्वरोही थे और 8,000 अन्य प्रकार के सैनिक थे, बस 8,000। तो यहाँ पर कितने थे? 1,00,000 सैनिक थे और 1,000 हाथी थे। देखिए यहाँ पे इब्राहिम लोदी की यह भूल हो जाती है कि वो हाथी का उसने यूज़ किया था, क्योंकि हाथी अगर किसी को भी, अगर हाथी ज़रा भी कुछ हो जाती तो वो अगर भगदड़ मच जाती थी, तो हाथी इंसान को ही कुचलने लगती थी। इसलिए इसकी सेना में ये भी परेशानी हो जाती है। और बाबर ने एक नीति अपनाई थी जिसको तुगलमा रणनीति के नाम से जाना जाता है। तो उसकी वजह से भी ये बाबर जीत जाता है। उसके बाद देखिए इब्राहिम लोदी, ये इसीलिए बाबर ने ये अपनी तुर्की बाबरी में लिखा है कि इब्राहिम लोदी की सेना में 1,00,000 सैनिक और 1,000 हाथी थे। पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में दोनों शत्रुओं की सेनाएं आमने सामने जाकर खड़ी हो गई और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में प्रातः यानी शाम में 10 बजे युद्ध आरंभ हो गया था। मैंने सुबह प्रातः लिखा ना, तो 10 बजे युद्ध आरंभ हो गया था। सारे दिन दोनों ओर से युद्ध बड़े जोश के साथ लड़ते रहे और एक बार तो ऐसा लगा कि बाबा पराजित हो जाएगा, परंतु तोपों की मार से लोदी की सेनाओं ने विचलित हो गई और अंत में इब्राहिम लोदी मारा गया। और उसकी आत्मकथा में लिखती है कि अल्लाह की रहम से यह यकीन कार्य मेरे लिए सरल बन गया और आधे दिन के अंदर ही शत्रुओं का विशाल सेना नष्ट हो गई। तो देखिए कोटेशन के रूप में भी ये लिख सकते हैं। तो ये आत्मकथा में इब्राहिम लोदी ने ये बाबर ने ये कहा था। तो देखिए इसी वजह, अब आगे चलते थे। इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उसने भारत में अफगानों को लोदी वंश की साम्राज्य